बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सेटिंग हो गई है और सेटिंग करते करते ये है इमरान हसन। गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। मैं हूं इमरान हसन। सेटिंग की खबर बड़ी नहीं है, गिरफ्तारियों की खबर बड़ी है। लेकिन फिर शुरू में हम नहीं बात करते, हम मौसम आपको नहीं चैन आता बगैर बात किए। हर वक्त यकीन मानो गाड़ी में आते जाते, घर में बैठे हुए, ऑफिस में, हर वक्त तो सियासत चल रही होती है हमारी जिंदगी में। सियासी खबरें इतनी ज्यादा है कि हम उससे निकल ही नहीं सकते। लेकिन अच्छा, मुझे लगा आप घरों की सियासत की बात करें। नहीं, वो भी खैर साथ चल रही होती है। मैदानी इलाकों की बात करें, बादलों की, पहाड़ों की बात करें, बादल इस वक्त हैं कुछ जगहों पे। धुंध की भी कर ले। हाँ, धुंध की भी कल मैंने वैसे थोड़ी बात की थी ना, धुंध भी कल थी और उस वजह से थोड़ा सा जो सूरत हाल है मौसम की मुख्तलिफ है। ये देखिए मनाजिर बड़े अच्छे हैं। काश ये नीचे रोड पे हमारी सफाइयाँ भी हो ना, फिर ये बहुत प्यारे लगेंगे। हम आपको फिल वक्त कश्मीर के हवाले से आगाह करें। वादी नीलम के बारे में रिपोर्ट ये की जा रही है कि उसका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है इस वक्त वहाँ पे मौसम की सूरत हाल की वजह से। और चित्राल भर में 1.5 फीट तक बर्फ़ भी पड़ चुकी है। उसके अलावा लवारी टनल रोड है, यहाँ पर भी 2 फीट से ज़्यादा ताज़ा तरीन बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है और रिपोर्टेडली यहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। बिल्कुल, लोग घरों में महसूर है। वादी लीपा में भी 6 दिन से बर्फबारी की जो लपेट में है। आज़ाद कश्मीर के इलाकों की बात की जाए, गिरदोनवा के इलाकों की बात की जाए तो वहाँ तेज़ हवाएं, यखबस्ता हवाओं का राज है। जबकि लाहौर समेत मुख्तलिफ जगहों पे हल्की बारिश जो है उसके साथ साथ हवा भी बहुत तेज चल रही है। और कल से बारिश के साथ साथ धुंध भी है। और आज सुबह भी जब मैं घर से आई थी तो धुंध, बारिश और धूप तीनों का मिक्सचर था। सो आइंदा 12 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है लाहौर के अंदर भी। सो लाहौर का वेदर इट्स प्लेजेंट, इट्स गुड, लेकिन जो हवा के साथ ठंड में इजाफा हुआ है ना, आज वैसे थोड़ी सी ड्राई कोल्ड फील हो रहा था। लेकिन ये जिन इलाकों के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि जो इंतजामिया है वो अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ मौजूद होगी। चूँकि ऐसी सूरत हाल जब बनती है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाता है। सो आम लोग जिन्होंने आम जिंदगी में मुख्तलिफ मामलात सर अंजाम देने होते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। और अभी ऐसा ही कुछ मसला यहाँ पे, ये देखिए बहुत ज़्यादा बर्फबारी है, 2-2 फीट की बर्फबारी है लवारी टनल वगैरह के इलाकों में, चित्राल के आगे इलाकों में, और इसके अलावा दूसरी साइड पर जाएँ तो कश्मीर के इलाकों में। तो आई होप कि वहाँ पर जो इंतजामिया है वो एक्टिव है, इस वक्त सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। आगे बढ़ते हुए कल की जो बड़ी खबर थी, आई मीन यही आज की हमारी बड़ी खबर है, और वही पॉलिटिक्स जो कल चली है। कल सारा दिन आपने भी देखा और हम भी देख रहे हैं, और आगे मुझे लगता है कि एक लामही एक सिलसिला है। ऐसा लगता है चूँकि खुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसका भी यही ख्याल है कि आने वाले वक्त के अंदर जो पार्टी है वो मजीद बूम पकड़ती जाएगी। एज ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर सेड लास्ट डे के अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये पार्टी गिरफ्तारियों की पार्टी है। बिल्कुल, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जो सियासी कशीदगी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। सूबाई असम्बलियों की बात की जाए तो उनको तहलील करने का मामला हो, और पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद PTI ने पार्लियामेंट का जो PTI पर शेल्टर था वो ख़त्म हो गया है। और साथ साथ जी ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया है। फवाद चौधरी को गिरफ्तारी के बाद लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, जहां जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत ने उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के भी खदशात जाहिर कर रही है। इमरान खान साहब की मुमकिना गिरफ्तारी के बायस PTI कारकुनों की एक बड़ी तादाद जमान पाक लाहौर के बाहर जो है उन्होंने खैमे लगा लिए हैं। और आइंदा दिनों में मजीद गिरफ्तारियों के हवाले से भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि कई जो सीनियर रहनुमा हैं उनके खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज हैं, कई केसेस हैं जो इलेक्शन कमीशन और अदालतों में जेर समाअत। बिल्कुल, और इसके साथ साथ नवंबर 2022 में GT रोड पर एहतजाज करने और उसे बंद करने पर रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के 170 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परवेज इलाही के भाई और भतीजे पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दी समेत संगीन दफात लगा दी गई हैं, और जो फवाद चौधरी साहब के ऊपर दफात हैं वो भी बेलेबल नहीं है, आपको ये भी बताएं। और आइंदा दिनों में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, बड़ी गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेट मी नेम इट, इमरान खान के बारे में बात हो रही है। उधर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान जो PDM है, इसके दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी है वो जारी है मुसलसल। PTI इस गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम, रियासती दहशतगर्दी और अगवा करार दे रही है। इमरान खान साहब ने कल 4 बजे शाम को इनफैक्ट मीडिया से बातचीत की, अवाम को पैगाम दिया कि खौफ का बुत तोड़ दें, मेरी तरह आज़ाद हो जाएं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलें, मौजूदा निज़ाम के खिलाफ खड़े हो जाएं। इमरान खान ने कहा। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए अपील की कि हमारे बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए।
दूसरी जाने पीडीएम हुकूमत ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया है और ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी है उसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। और इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की अगली मूव क्या होगी? इमरान खान साहब ने जो कल अवाम से खिताब किया या जो भी बात की उस मामले पर भी उनसे तजिया लेंगे। हमारे साथ नवीद हुसैन साहब मौजूद हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटर हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद हुसैन साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी बातें उठना शुरू हो गई हैं और मुमकिन तौर पर खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से भी बातें हो रही हैं। और कल जो हमने अदालतों में, पुलिस में, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में जो एक लड़ाई झगड़ा झड़पें देखी, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है जो पीडीएम कह रही है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कानूनी है, जबकि तहरीक इंसाफ कह रही है कि सिर्फ बदले की सियासत की जा रही है? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, जो भी कल हुआ, कल इतना बड़ा एक ड्रामा हुआ और जिस तरीके से जो है फवाद चौधरी को इन्होंने गिरफ्तार किया, जिस तरह से सीटीडी के लोग थे, जिस तरह से उन्होंने अपने जो चेहरे छुपाए हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि किसी एक सियासी पार्टी के रहनुमा को नहीं, किसी एक टेररिस्ट को जो है वो अगवा किया जा रहा है। गिरफ्तार भी नहीं, मैं अगवा का जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से एक जमहूरियत में, एक उस मुल्क में जहाँ पे हम आइन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, बेसिक राइट्स की बात करते हैं, जमहूरी मुल्कों में और जमहूरी निज़ाम में इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं उठाया जाता अपने सियासी मुखालिफिन को। और ये जो कल जो कुछ भी हुआ उससे एक चीज जो है वो इमरान खान का वो जो बयानिया है कि पूरा सिस्टम उनके खिलाफ है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो उनके एतराज़ात और इल्ज़ामात हैं उनको ही तक़वियत दे रहा है कि जिस तरह से अगर फवाद चौधरी साहब ने कोई इस तरह की बात की है, कोई बयान उनका है भी जो 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 कि जिसके ऊपर एतराज हो सकता है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो कंटेम्प्ट का कानून मौजूद है। उनको इस तरह से पुलिस के जरिए अगवा करना, मेरे ख्याल में ये एक बहुत नामुनासिब बात थी। ये एक जमहूरी निज़ाम में इस तरह से नहीं होता। लेकिन हमारे सियासतदानों का मसला ये है कि यही पीडीएम थी कल जब इनके साथ ये सब कुछ हो रहा था, तो ये उसको जो है वो जिस तरह से उसको एजिटेट करते थे, जिस तरह से उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाते थे, आज वही चीजें जो है ये इनके साथ कर रहे हैं। ये हमारी लेकिन नवीद साहब दूसरी तरफ कल फवाद चौधरी से कोर्ट रूम में ये भी तो पूछा गया कि आपके दौर में भी तो ये सब कुछ होता रहा। यहाँ पे मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि फवाद चौधरी वो शख्सियत हैं जो साफियों को थप्पड़ मारे हैं उन्होंने, मुख्तलिफ तकारीब के अंदर 2 बड़े साफियों को थप्पड़ मारे हैं उन्होंने। फवाद चौधरी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुख्तलिफ साफियों पर, उनके प्रोग्राम्स पर पाबंदी का दिफा किया है बहुत सारे चैनल्स के ऊपर। अब फवाद चौधरी साहब ने कल तो रिग्रेट किया उन्होंने, कल उन्होंने कहा कि नहीं, अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, इस तरह के अल्फाज उन्होंने कहे। लेकिन वो कहते हैं ना, पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इस कल्चर को कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप तो लगाना है, कौन लगाएगा? यही देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर माजी में कोई गलत काम हुआ तो हम उसको बेस बना के, उसको जवाब बना के आज के किसी गलत काम को जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। बड़ी अच्छी बात है कि फवाद चौधरी साहब को इस बात का एहसास हुआ। नो डाउट जो आपने कहा हुआ, पीटीआई के दौर में भी सियासी मुखालफिन को और इवन साफियों के साथ जो है इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन जब हम उसूल की बात करते हैं तो उसूल में, जमहूरियत में अब जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एवरीबॉडी कैन हैज अ राइट टू हैव एन ओपिनियन, एवरीबॉडी हैज आल्सो हैज अ राइट टू डिसएग्री। अब इसको इस तरह से कहना कि जी अगर उन्होंने कोई बात की, और ये हमने देखा है कि इसको एज ए टूल यूज किया जा रहा है। और फिर सेडिशन का हमारा एक जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में हमारा नहीं, लेकिन नवीद साहब कतई कलामी की माजरत, हमारे यहाँ एक रिवायत तो सर है ना, मैं इस पे आपसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा कि जब एक पॉलिटिकल रहनुमा सर अपने कारकुनों को कह देता है ना कि इसके घर पे चढ़ जाओ, इसके घर पे ये करो, जैसे कि कुछ लोगों ने मुनहरिफ होकर वोट्स दिए, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन ये पहले उनके घरों के सामने लोगों ने उनके दरवाजों को जाके जूते नहीं मारे सर। अब लोग जूते भी मारते हैं, घरों को आग भी लगाते हैं, और आपको याद है ये नून लीग के साथ भी होता रहा है। तो जब आप ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन वालों के खानदान महफूज नहीं रहेंगे तो ये धमकी है। और फिर आपको पता है आप मॉब्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा मुआशरा आपने बना दिया, तो आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते फवाद चौधरी के रिमार्क्स को किसी भी तरीके से।
देखिए, मैंने जस्टिफाई करने की बात, अगेन मैंने इस तरह से हरगिज भी बात नहीं की। ये देख ले कि यही जो मुस्लिम लीग नून है, इनके जमाने में क्या क्या कुछ नहीं होता रहा। आपको शायद राना सनाउल्लाह साहब के वो बयान जो कि क्लियरली इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, वो मेरे ख्याल में इनको याद नहीं रहते। और यही वही PMLN है, यही नून लीग है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दी थी। तो ये कल्चर बंद होना चाहिए, ये सियासी इंतकाम का कल्चर बंद होना चाहिए। जमहूरियत में एक दूसरे को बर्दाश्त की बात करनी चाहिए, एक दूसरे का नुक्ता नजर सुनने की बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान में जो मुकद्दस गाय का जो एक तस्वुर है, कितनी मुकद्दस गाय बनाएंगे? अगर मैं जमहूरियत में मुझे बात करने की आजादी है, मुझे बात करनी है और मेरी बात को सुना जाए। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मुकद्दस गाय बन जाए, नवीद साहब गाय बने। ठीक है, ये जो गिरफ्तारी का मामला हुआ, इस पर मुख्तलिफ शदीद रद्द अमल आ रहा है और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि एक मैसेज दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि खान साहब की गिरफ्तारी भी मुमकिन तौर पर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अगर ये किया जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि अगला जो तहरीक इंसाफ का लाएअमल होगा वो क्या होगा? आपको लगता है कि जिस तरह से PTM ने या अभी मौजूदा हुकूमत ने इस तरह से गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू किया है, इनको इसका सियासी फायदा होगा या इसका नुकसान होगा आपके ख्याल में? देखिए, ये बड़ा बुरी तरह से बैकफायर करेगा। हमने देखा, माजी में हमने देखा, आप एक जमहूरियत में जो है किसी को माइनस नहीं कर सकते। और फिर इमरान खान साहब एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनकी सियासत से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उनके तर्ज सियासत से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इमरान खान साहब एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं। उनकी यानी 2 सूबों में उनकी हुकूमत थी, फिर AJK में उनकी हुकूमत थी, GB में उनकी हुकूमत थी। अभी जितने रिसेंट पास्ट में जितने भी बाय इलेक्शन हुए थे, उनमें से 70% के करीब उन्होंने जीते। तो वो एक बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं। जमहूरियत में आप किसी को माइनस करने से कभी भी कोई माइनस नहीं होता। आपने देख लिया, माजी में हमने ये तजर्बात करके देख लिए। भुट्टो को माइनस करने की कोशिश की गई, भुट्टो जो है वो आज तक जिंदा है। नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ साहब आज भी जो है इनडायरेक्टली इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं। तो ये तर्ज सियासत खत्म होना चाहिए, बर्दाश्त की बात होनी चाहिए। और जो है वो बैठ के इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, आप ये देखें कि मुल्क जा किस तरफ रहा है। हम जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं, यानी $4.1 बिलियन के रिजर्व्स के साथ आप बैठे हैं और मुल्क में बिजली का, पानी का, गैस का, हर चीज का बहरान है। ये जो तर्ज सियासत की आपने बात की है कि तर्ज सियासत तब्दील होना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, हमने कल भी कहा और हम मुसलसल कहेंगे कि चाहे नून लीग के दौर में हो या PTI के दौर में हो, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, उनका तर्ज सियासत ये है कि उन्होंने आर्मी चीफ से लेकर एक आम मजिस्ट्रेट से लेकर किसी वकील से लेकर IG, मौजूदा CM, इलेक्शन कमीशन, किसी को वो नहीं मानते। और न सिर्फ वो नहीं मानते, वो हतक आमेज अल्फाज उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जो आईनी ओहदेदार हैं। तो रियासत क्या करे? सर, कोई रियासत को मशवरा दें कि जब फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर वो तनकीद करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे करते हैं, मौजूदा CM पे करते हैं, PM पे करते हैं, इस सिस्टम को नहीं मानते, तो रियासत क्या करे नवीद साहब उनके लिए? देखिए, तनकीद का जैसे हमने बात की, जमहूरियत में तनकीद का हर एक को राइट है, इंसल्ट का तो नहीं है का हक। देखिए, इंसल्ट करना, अगेन इंसल्ट और तनकीद में जो है वो फर्क है, नो डाउट। लेकिन ऐसे नहीं होता। आप मुझे अपने पड़ोस में, मैं तो दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेवलप जमहूरियत की बात नहीं करूंगा, अपने पड़ोस में मुल्कों में देख लें किस तरह से इस तरह से गद्दारी के मुकदमात जो है वो सियासतदानों पे कायम होते हैं। मेरे ख्याल में इस तर्ज को बंद हो जाना चाहिए। ये जो कॉलोनियल इरा का हमारे पास कानून है, इस कानून का जो इसका इस्तेमाल है, उसको जो है बड़ी एहतियात के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रोजाना जो है वो गद्दारी के जो है वो सर्टिफिकेट बांटते रहे। और पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तान में आप ये देख लें कि एक गरीब आदमी की FIR तक नहीं करती, लेकिन जब गद्दारी की बात आती है तो 24 जो है वो एक बंदे के खिलाफ FIR कर जाती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ये कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट मौजूद है कि एक
केस के ऊपर एक से ज्यादा FIR नहीं होगी। आपने ठीक है। देख लिया। अच्छा, अब ये बताइए, सवाती के साथ जो कुछ हुआ, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, तो ये मेरे ख्याल में ये जो है ये एक जमहूरी तरीका नहीं है, ये एक नवीद साहब अब ये बताइए कि इसमें तहरीक इंसाफ के लिए लर्निंग क्या है? नो डाउट पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट्स लेने वाली सबसे मकबूल जमात और इमरान खान इस वक्त सियासी तौर पे सबसे मकबूल रहनुमा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह का उनके दौरे हुकूमत में भी जैसे साफियों के साथ होता रहा, वैसे ही अब उनकी लीडरशिप के साथ हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इसमें तहरीक इंसाफ के लिए लेसन क्या है फॉर कमिंग ईयर्स? नंबर वन, ये जो इनके साथ होना शुरू हुआ है, अल्लाह करे रुक जाए, ना हो और सुकून से चीजें आगे चलें, लेकिन इन केस अगर मजीद कुछ होता है, नंबर वन। और नंबर टू, ऑप्शंस क्या है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास, जब उनको लग रहा है कि हर हवा उनके अगेंस्ट चल रही है, दो कि उनके लीडर कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग इस चीज की है कि मैं मुकाबला कर सकता हूं, तो आपके ख्याल में क्या ऑप्शंस हैं इनके पास अभी? देखिए, उनके पास तो मेरे ख्याल में ऑप्शन जो है वो बहुत महदूद है। इस वक्त उनको दीवार से लगा दिया गया है। आप ये देख लें कि यही गवर्नमेंट थी, यही PDM की गवर्नमेंट थी, उनको PTI को यही बात बार बार ये कही जा रही थी कि जी आप पार्लियामेंट में वापस आए, बैठे, फिर बात होगी, उसके बगैर जो है बात नहीं होगी। जब उन्होंने पार्लियामेंट में वापस आने की बात की तो आपने देख लिया कि किस तरह से एक गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से उनके जो है वो इस्तीफों को मंजूर किया गया। यही वही नेशनल असेंबली के स्पीकर थे जो कि एक कह रहे थे कि जी एक MP जो है वो आके और वेरीफाई करें, और फिर वन गो में उन्होंने जो है वो 20-20 और 40-40 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो तर्ज है, जो PDM जो कुछ भी इस वक्त कर रही है, मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब को जो है वो पॉलिटिक्स से निकालने की, और जो जिस तरह से जो भी अगेन केयर टेकर गवर्नमेंट का सिलसिला जो पंजाब में शुरू हुआ और उसके बाद कल जो कुछ हुआ, अगेन उनका वो सारा उन्हीं का नैरेटिव है जिसको सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये तर्ज जो है ये खत्म होना चाहिए। हमारी PDM को मैं तो ये कहूंगा कि वो लोग, हमारी पूरी पॉलिटिकल एलीट को इस बात से सबक सीखना चाहिए कि सियासत की मेज पे होनी चाहिए। सियासत एक दूसरे को पॉलिटिकल से नहीं होनी चाहिए, डायलॉग के साथ होनी चाहिए। अच्छा नवीद साहब, दूसरी जानिब आपने भी असेंबली तहलील और पार्लियामेंट से इस्तीफों के मामलों की बात की, तो इस्तीफों का जब मामला हुआ था और जब खान साहब ने असेंबली से क्विट करने का फैसला किया था, उनको तहलील करने का फैसला किया था, तो लग रहा था कि खान साहब ने एक कार्ड प्ले किया है जो कि PDM की मुश्किलात में बहुत इजाफा कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब इसके इफेक्ट्स आए, आफ्टर इफेक्ट्स आए, तो उसका यही नतीजा निकला कि ये उनके हक में नहीं बल्कि उनके अगेंस्ट ही साबित हुआ, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का अभी तक इलेक्शन के हवाले से कोई लाएअमल सामने नहीं आया। सबसे पहले ये जो असेंबली तहलील करने का मामला है, इस पे आपका कमेंट। और दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी की कल 2 मुलाकातें हुई खान साहब से, और उसमें उनको फोर्स किया जा रहा है, उन पे दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि खान साहब सदर आरिफ अलवी के साथ मिलकर कोई नया कार्ड या कोई नई मूव प्लान कर सकते हैं सारी सूरत हाल में? देखिए, जहां तक असेंबलियों की तहलील की बात है तो मेरे ख्याल में ये एक खान साहब का एक मास्टर स्ट्रोक था। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, सारा मीडिया नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई इस तरह की जो है वो जो ये असेंबली को तहलील कर पाएंगे। लेकिन वही हमने देखा कि उन्होंने जो जिस तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने असेंबली को तहलील कर दिया, तो गवर्नमेंट PDM गवर्नमेंट जो है वो तो आ गई, वो बैकफुट पे आ गई थी, और उनके पास कोई ऑप्शन और बचा नहीं था इसके अलावा। जो नेशनल असेंबली में फिर जो उनकी काउंटर मूव थी PDM गवर्नमेंट की, वो नो डाउट PTI के लिए वो एक सरप्राइजिंग मूव थी। शायद वो नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे थे, जिस तरह से नेशनल असेंबली के स्पीकर बार बार यही बात कर रहे थे कि जी इंडिविजुअली आके वेरीफाई करें तो ओनली देन वो जो है वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगे। तो शायद वो नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे थे, और इसी से ये हुआ कि जो अभी सूरत हाल बन रही है कि जो निगरान गवर्नमेंट बनेगी, फेडरल गवर्नमेंट बनेगी, उसमें PTI का हिस्सा नहीं होगा, बिकॉज इस वक्त जो 2 दर्जन के करीब रेबल्स बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली में PTI के, वो जो है अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, और वो एक मैं कहूँगा कि एक लंगड़ी लूली अपोजिशन जो कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के ज्यादा करीब है, वो जो है गवर्नमेंट के साथ बैठ के इंटरिम सेटअप का जो है वो तय करेगी। जहां तक बात है सदर के साथ मिलके कोई चीज कोई नई मूव करने की, मेरा अगेन जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब के पास ऑप्शन इस वक्त बहुत कम है। हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन हम कि इलेक्शन क्या टाइम पे हो पाएंगे। अभी मेरे ख्याल में पीटीआई को ये एक खदशा लाहक है कि इलेक्शन शायद टाइम पे ना हो और ये जो है करंट असेंबली के टेन्योर को ये एक्सटेंड कर पाए। सदर आरिफ अलवी का जो अमला ने पॉइंट पूछा उस पे जरा इज़ारे ख्याल कीजिए, कोई ऑप्शन है कोई ऐसा? सदर आरिफ अलवी कुछ कर सकते हैं? देखिए सदर आरिफ अलवी हमने देखा कि ये थ्रू आउट ये जब से जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है, उसके बाद से आरिफ अलवी साहब बिहाइंड द सीन बैक चैनल वो एक मीडिएट कर रहे थे और जो है वो एक सी सॉ की कैफियत बन रही थी। कभी हम ये देख रहे थे कि शायद कुछ बात तय हो पाए, लेकिन अगेन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ पीडीएम की जो रहनुमा है वो अपने मौक़िफ़ पे अड़े हुए हैं। यहाँ पे अनाव के कैदी बन के रह गए हैं दोनों तरफ से। सही। तो नवीद साहब ये जो खुदकुश मेरे मुंह से निकल गया वो तो अब हमला पीटीआई ने खुद ही अपने ऊपर किया अपनी असेंबलियां तोड़ के। जो आज खुद हमारा नोटिस, अच्छा मैं आज खुद नोटिस के हवाले से पूछना चाह रहा था, जो मुतालबा किया है किस हद तक जस्टिफाइड है? खैर जी, तजिया आप सुन रहे थे, नवीद साहब सीनियर तजियाकार है हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और इस पर मजीद बात करते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। खबरें अच्छी नहीं है, तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और मुझे शहबाज शरीफ साहब का एक बयान याद आ गया जो कौमी असम्बली में उन्होंने दिया था कि आपने तो अपोजिशन को खान साहब दीवार में चुनवा दिया है, और खान साहब बड़े हंसे थे इस बयान के ऊपर, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। और आज जब नवीद साहब ने कहा कि उन्होंने इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया है, तो मैं ये कहता हूँ कि कभी इमरान शहबाज को दीवार से लगा रहे हैं, कभी शहबाज इमरान को। ये नहीं देख रहे कि वो दीवार कौन सी है, दीवार अवाम है जो चुनी हुई है, उसके अंदर नजर नहीं आ रही है। अवाम की तरफ भी देख लें, आपस में लड़ना छोड़ें, बार बार हम यही बात करें। खैर एक अच्छी खबर आपको पता है, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हर मुश्किल वक्त के अंदर उसकी लीडरशिप, उसके अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। उसके सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान पाकिस्तान के दौरे के दौरान रहीम यार खान पहुंचे। ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए। मुतअद्दिद वज़रा और दीगर आला जो हुकाम है वो भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई बड़े अच्छे माहौल के अंदर। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के जो तारीखी ताल्लुकात हैं और जो ताउन है दोनों ममालिक का, उसको बढ़ाने पर मुख्तलिफ मौक़े का जायजा लिया गया। बिल्कुल, दोनों ममालिक और उनके अवाम के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल भी किया गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम भी किया। दोनों दोस्त ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया और कहा खास तौर पर दोनों रहनुमाओं ने खास तौर पर मईशत, तजारत और तरक्की के शोबे में ताउन के मुख्तलिफ रास्तों पर भी तबादला ख्याल किया, जो कि दोनों ममालिक के पायदार मकासद के मुताबिक है। मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के कई अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। एग्जैक्टली, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के जो तारीखी ताल्लुकात हैं इस पर फ़ख्र किया। उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हमारे इतने करीबी ताल्लुकात हैं। शहबाज शरीफ साहब शेख मोहम्मद की फैमिली से भी मिले जी, उन्होंने उनकी फैमिली से भी मिलवाया। इस मौके पर आपके देख सकते हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात भी नज़र आ रही हैं हमें। और यहाँ पे जो अबू धाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन शेख तैयब बिन मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान है, उन्होंने भी शिरकत की। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान शेख सुल्तान बिन हमद अल नाहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के मुशीर हैं। इसके अलावा अली मोहम्मद हमाद शमसी सुप्रीम काउंसिल बराए कौमी सलामती के सेक्रेटरी जनरल हैं और हमाद उबैद इब्राहिम सालेम अज़्ज़ाबी पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो इन सब शख्सियात की मौजूदगी में मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ साहब ने रिपोर्टेडली शेख मोहम्मद की फैमिली से अरबी में बात की एंड ही फेल्ट क्वाइट ग्रेट एंड सेड कि हम पाकिस्तान में अनकरीब बहुत बड़ी सरमायाकारी करने वाले हैं। ये सबसे अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में यूएई कुछ ज़्यादा सरमायाकारी करने जा रहा है। सो हमने सोचा कि आपको इस हवाले से इन डिटेल बताया जाए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब आपकी मुलाकात एक्सप्रेसो हीरो से करवाएंगे। आपको पता है हम ऑन एंड ऑफ आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं ऐसे ही होनहार तालिब इल्मों से, और आज हम आपकी मुलाकात ऐसे स्टूडेंट से करा रहे हैं जिन्होंने दिसंबर 2022 में मुनक्किद होने वाली एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के इम्तहानात के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इम्तहान में शिरकत करने वाले 180 ममालिक के 1,07,000 से ज़्यादा तालिब इल्मों को मात दे दी। 99 मार्क्स के साथ जी इन्होंने टॉप किया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत ऑब्वियसली की होगी, और मजीद उन्होंने किस तरह से अपनी इस सारे जर्नी को जारी रखा, कितनी मेहनत की, किस तरह से वो पढ़ते थे, उन्हीं से बात करते हैं। जबरदस्त, ये एक और इजाफा है हमारे इस क्लब के अंदर। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को हम आपके सामने लेकर आते हैं। उज़ैफा हमारे साथ हैं। उज़ैफा, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? थैंक यू सो मच। बिल्कुल कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ हमारे मॉर्निंग शो में आके? सब पहले बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस या इत्तेफाक हुआ है पहले? एक दो दफ़ा हुआ है। तो आपकी तो परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। एंड अक्सर जो स्टूडेंट्स कुछ अचीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जाम्स या मार्क्स ना, उनसे जब पूछा जाता है तो ये उनकी प्लानिंग में नहीं होता, उनके साथ हो जाता है, वो अपना बेस्ट कर रहे होते हैं। क्या आपकी प्लानिंग में था टू बी ऑन टॉप इन दिस इस पेपर के अंदर, या फिर हो गया आपने अपना बेस्ट किया? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक ग्लोबली टॉप करना मेरी प्लानिंग में बिल्कुल भी नहीं था, ना ही मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन अच्छा स्कोर करना था क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ी मुझे पसंद है। अच्छा। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में 90+ स्कोर करना मेरा एम था, लेकिन 99 आ जाएंगे और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि ग्लोबली टॉप कर जाऊँगा। जबरदस्त। अच्छा ज़ैफर, ये बताएं, ऑब्वियसली अब ACCA का नाम सुन के हमें डर लगने लग जाता है कि अच्छा कितना मुश्किल है, और इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको इंटरेस्ट था, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं। यू स्टिल लेफ्ट विद 3 पेपर्स, राइट? यस, 4 पेपर्स। 4 पेपर्स, ओके। सो कैसा ये जो ACCA बहुत मुश्किल है, बच्चों को ये बताएं जो ये सुन रहे हैं, और जो आपने पढ़ा, जिस तरह से आपने पढ़ा, वो आपकी क्या पैटर्न्स, बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब हर वक्त आप पढ़ाकू बच्चों की तरह लगे रहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी बुक वॉर्म तो नहीं हूँ। हाँ। मैं अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी साथ साथ करता हूँ सारी, और इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। आपका अगर इंटरेस्ट है अकाउंटिंग के साइड पे, जिस तरह कि मेरा है, तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। अगर आप साथ साथ अपना सिलेबस वगैरह कवर करते रहते हैं तो एंड पे जाके प्रैक्टिस को टाइम देना पड़ता है। मैं 6 to 7 आवर्स अ डे प्रैक्टिस करता था, बिल्कुल एग्जाम के करीब जाके। और ACCA की अगर बात की जाए तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आई थिंक उसमें आपको इतनी डिफिकल्टी महसूस नहीं होती। लेकिन मुझे भी कुछ पेपर्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना मुश्किल करना पड़ा था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे जहन में, अभी ऑफ एयर हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कुछ बेसिक अकाउंटिंग चूँकि मैंने पढ़ी है, जो पाकिस्तान का हमारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसमें जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उज़ैफा, खासतौर पे अकाउंट्स, टैक्सेशन या ऑडिट का आपने जिक्र किया, क्या ये वही सब्जेक्ट्स हैं या उसका एडवांस लेवल है जो आप ACCA में पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो एक इंग्लैंड का सर्टिफिकेट है। जी जी। तो क्या वो जो पैटर्न्स हैं वो सेम ही है, यानी कि बैनुल-अक़वामी सतह पे, या उसमें फ़र्क है जो सिलेबस यहाँ पे हम नहीं, पढ़ते हैं? फ़र्क है, उसमें फ़र्क है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल के, क्योंकि ACCA के बाद आई थिंक यू रेडी टू गो टू द इंडस्ट्री। आप किसी भी ऑडिट फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो एक बिल्कुल एडवांस लेवल की क्वालिफिकेशन है, यूके की क्वालिफिकेशन है। तो पाकिस्तान का जो ICOM BCom है, आई थिंक उससे ज़्यादा वो एडवांस है। तो स्टडी का क्या पैटर्न क्या होता है? कैसे पढ़ते कैसे हैं आप? किस तरीके से? मैं लेक्चर्स लेता हूँ। सबसे पहले तो सारे लेक्चर्स लेता हूँ। अटेंडेंस मेरी 100% अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लेक्चर्स नहीं मिस करता। ऑनलाइन सब थे? नहीं, फेस टू फेस इन कैंपस। उसके बाद नोट्स हमें मिलते हैं स्कैन्स की तरफ से, जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। इंस्टीट्यूट जो है हमारा, वो जो सर हैं हमारे, सर जुबैर, उनके नोट्स बने हुए हैं। उन्हीं के ऊपर मैं अपने नोट्स बना के तो उनसे पढ़ता था। और डेली का लेक्चर आके रिवाइज करना आदत है, और उसके अलावा चैप्टर की एक समरी बना लेना पॉइंट्स की, ताकि जब कल को आप एक पेज से ही आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। मैं बुकवर्म नहीं हूं। ये सब करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा रोजाना लगाता है। अच्छा, मैं उज़ैफर जानना चाहती हूँ, ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा कि आप बुकवर्म नहीं है, बट आप पढ़ते हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चों को ये मुश्किल होती है। जैसे आपका इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ को पेरेंट्स ने कह दिया तुमने ACCA करना है, फलाने ने कह दिया, कजिन ने किया तुमने भी करना है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, और फिर वो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में रहते हैं कि हाँ इतने साल लग जाते हैं उनको ACCA करने में। तो ये वाला मामला बिल्कुल एग्जांपल्स हैं। मेरे अपने क्लास फेलोज हैं कुछ ऐसे, जिनको मैं जानता हूँ, जो 16 से 17 घंटे भी पढ़ के पेपर पास नहीं कर पाते हैं। तो चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट भी है, और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को भी कि अगर आपका अपना इंटरेस्ट है तो फिर आना चाहिए, क्योंकि फिर आप आके फंस जाते हैं, आप ना इसको छोड़ सकते हैं, ना आगे साल भी ज़ाया होते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट की हो तो फिर आना चाहिए।
चाहिए। बच्चों पे जहाँ पे बहुत ज्यादा फख्र होता है ना हम लोगों को, आप जैसे यंगस्टर्स पे, वहीं पे आप जैसे जो बच्चे बहुत सारे लोगों की जिंदगी अजीरन कर देते हैं। पूछे कैसे कि माँ बाप मिसालें दे रहे होते हैं, उज़ैफा को देखो कैसे पढ़ रहा है, टॉप कर गया, और वैसे खुद को cousins देखो। शिकायत करते हैं हाँ, आपके? तानों का कजन्स नहीं बनते हैं। शिकायत करते, लेकिन मुझे खुद भी 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि हम तक तो न्यूज़ आ गई, हमारे पेरेंट्स तक नहीं जानी चाहिए। कि भाई हमारी जान ना अलगा ना हमारी जान अलगा। अच्छा, अच्छा, पाकिस्तान में ACCA के हवाले से जिस तरह अभी इमरान ने पहले बात की कि यूके बेस्ड जो भी मामला है, बस स्टिल इसमें स्कोप कितना है पाकिस्तान में? जो कंपनीज हैं, ऑडिट फर्म्स हैं, क्या आपको लगता है कि बच्चों के लिए जो ACCA करके आते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही है, या फिर वो बाहर जाकर अपनी जो कह लें एजुकेशन के बाद फर्दर जॉब्स को परस्यू करते हैं? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, और अगर मेनली बात की जाए तो जिस तरह पाकिस्तान में CA को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जो CA के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ACCA के स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन की बात करें तो 180 कंट्रीज़ के अंदर ACCA को रिकग्नाइज़ किया जाता है। आप यूरोप में चले जाएँ, आप गल्फ कंट्रीज़ में चले जाएँ, तो वहाँ पे ACCA स्टूडेंट्स को फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, खासतौर पे audit जो firms, multinationals जो हैं मल्टीनेशनल्स है वहाँ पे उनको मिलती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो मेरे ख्याल से ये कहना झूठ नहीं होगा कि CA वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ऑडिट फर्म्स में। ऑडिट फर्म्स के अंदर। अच्छा, हमारे यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है? आई एम नॉट श्योर अबाउट योर इंस्टीट्यूशन, आपने अपने टीचर का तो जिक्र किया। जो हमारे यहाँ इदारे हैं, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या वो इदारे अप टू दी इंटरनेशनल मार्क एजुकेट कर रहे हैं? अब ये सिर्फ इसलिए राय ना दीजिएगा कि आपके कॉलेज वाले आपको ही ना कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ नेगेटिव बोला। मैं ओवरऑल एक स्टैंडर्ड पूछ रहा हूँ, हमारी तालीम कैसी है इसमें? नहीं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स के अगर ACCA की बात की जाए तो मेरे ख्याल से जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ स्कैन्स, वो ACCA के प्लेटिनम अप्रूव लर्निंग पार्टनर हैं। प्लेटिनम अप्रूव लर्निंग पार्टनर हैं, और उनकी हर उसमें अटेम्प्ट के अंदर उनकी पोजीशंस आती हैं। वर्ल्ड वाइड नहीं आती इतनी ज़्यादा, वर्ल्ड वाइड भी आती हैं, लेकिन नेशन वाइड तो उनकी आती है। इज इट जस्ट अबाउट द सिलेबस और द वे टू गाइड स्टूडेंट्स? आई थिंक फैकल्टी मेंबर्स जो टीचर्स हैं उनकी जो अप्रोच है वो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। उनके अपने भी वो खुद ACCA एफिलिएट्स हैं और ACCA मेंबर्स हैं, और 16-17 सालों से वो पढ़ाते आ रहे हैं। तो उनका जो वे ऑफ टीचिंग है, जो अप्रोच है जिसको लेके वो बच्चों को लेके चलते हैं पेपर की तरफ, एक्सपीरियंस भी आ जाता है, बच्चों के बाद नए आते हैं और फिर पास आउट करते हैं। अच्छा, आपका फर्दर फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या करना है आगे? मेरा फिलहाल ACCA कंप्लीट करने के बाद आई थिंक बिग 4 में किसी फर्म में ज्वाइन करूंगा मैं इंशाल्लाह, और 3 साल की मेंबरशिप कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी you want to work with someone या फिर अपना कुछ करने का इरादा है? पहले अपनी कोई फर्म बनाओ? ACCA मेंबर बनने के लिए एफिलिएशन के बाद 3 सालों का आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे, अपनी फर्म भी बना सकते हैं, बिल्कुल वो भी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ये भी अपॉर्चुनिटी है। तो सर मुझे ये भी बताइए कि बहुत सारे लोग, मेरे पास ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, और वो आता है करियर ऑप्ट करने के बारे में कि जी हमने मैट्रिक कर लिया, अब हम क्या पढ़ें, ठीक है, या अब हमने FSC या FA कर लिया तो अब हम क्या पढ़ें? फाइनेंशियल साइड या अकाउंटिंग साइड जो है, इसका तो फ्यूचर हमेशा से है, जब से इंसान शुरू हुआ है तब से, और हमेशा रहेगा। आप क्या सजेस्ट करेंगे, हाउ टू ऑप्ट द सब्जेक्ट्स? और खासतौर पे अगर इस सर्टिफिकेशन की तरफ लोग आना चाहते हैं, उनको कोई मशवरा दीजिए, क्या करें वो? आई थिंक अगर अकाउंट्स की साइड पे इंटरेस्ट है सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन ACCA, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है। ज़्यादा महंगी नहीं है डिग्री? नहीं, इतनी भी महंगी नहीं है जितनी समझी जाती है। अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो आई थिंक इतनी एक्सपेंसिव ये नहीं है। चीपर देन द MBAs एंड ऑल? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन अगर हम बात करें, अब यहाँ पे असल में इशू ये है कि इसको कंपेयर किया जाता है CA के साथ। अच्छा। CA पाकिस्तान की ही क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। इसकी फीस पाउंड्स में जाती है, जो पेपर फीस है ACCA वालों को पाउंड्स में जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सपेंसिव समझा जाता है। लेकिन स्टिल तकरीबन सेम ही है अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें। ये बताएं उज़ैफा, अब ये तो हो गई पढ़ाई की बहुत सारी बातें, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, सोशल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं, कोई और ऐसा शौक, कोई ऐसी हॉबीज? क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, क्रिकेट देखता भी हूँ, और उसके अलावा थोड़ा सा सोशल मीडिया भी यूज़ करता हूँ। मैं अपना एक पेज भी चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं अपना एक पेज भी चलाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। और उस पेज पे क्या है, अपनी आपके बारे में है या कुछ? नहीं, एस्थेटिक कलाम के नाम से पेज है, उस पर मैं नात और कलाम्स के ऊपर वीडियो पोस्ट करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करके। नात पढ़ते नहीं, नात पढ़ते नहीं, सिर्फ आप पोस्ट करते हैं। दैट्स अमेजिंग। तो ये बताइए कि ये जो फाइनेंस पढ़ने वाले लोग होते हैं, इनकी घर में क्या स्टैंडिंग और रेटिंग होती है? घर में सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में, अम्मी अब्बू के सामने रेटिंग्स बेहतर हुई हैं कुछ, और वो पुराने गिले धुल गए हैं अब्बू के, जो कभी देते होंगे वो, क्योंकि हर वालिद देता है, मुतमईन नहीं होते वालिदैन, या आपके केस में मुख्तलिफ है मामला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा कोई उनको गिला शिकवा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो बाकी भी बहन भाई हैं वो अपनी अपनी फील्ड्स में बेहतरीन काम कर रहे हैं, और जो बड़ा भाई है वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी उसमें भी उनका GPA ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, सिंस यू आर यंग, हमारी यूथ के अंदर हम सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करिए विद द टाइम, लीव पाकिस्तान, छोड़ दें इस मुल्क को, इसमें कुछ नहीं है। एवरी डे वी लिसन दिस अनफॉर्चुनेटली।
आप इस पे क्या कहेंगे? आप माशाल्लाह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपने दुनिया भर में बेहतरीन पोजीशन ली है अपनी सर्टिफिकेट के इस पेपर के अंदर, आपका क्या ख्याल है? हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस थॉट? आई थिंक अगर तो आपको पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो फिर तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह से आजकल हम देखें तो काफ़ी हालात ख़राब जा रहे हैं मुल्क के, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अगर आपको बाहर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हर कोई उसी को अवेल करने के लिए जाएगा। ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज है बिल्कुल, और स्पेशली इस क्वालिफिकेशन में क्योंकि ज़्यादातर प्रेफर ये किया जाता है कि स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करने के बाद बाहर चले जाते हैं। इन द एंड हुज़ैफा कुछ भी कहना चाहें जो यंग बच्चा आपको देख रहे हैं जो आपकी तरह ACCA करना जिनके लिए चाहते तानों का बायस बने? तो आप कुछ भी कहो। मैं उनको यही कहूँगा कि उनको प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, आउटकम के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, मेहनत करते रहें, मेहनत का फल अल्लाह ताला इंशाल्लाह। या ब्रिलियंट, बहुत अच्छा मैसेज है भाई, प्रोसेस पे बिलीव करें, अपना 100% दें, आगे मत देखेंगे। थैंक यू हुज़ैफा, सच अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस हैं, आप वर्ल्ड टॉप करो ओवरऑल सर्टिफिकेशन के अंदर और आगे बढ़ो, और हमें बहुत बड़े एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे आने वाले वक्त में हमें हुज़ैफा नजर आए, उनसे हम बात करें। खैर जी, आप भी मेहनत कीजिए, मेहनत लाजमी है, नतीजे का मत सोचिए, कभी अच्छा आता है कभी नहीं आता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं जी, और अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला तो वो जारी है, और साथ साथ आपको बताएं तो पहाड़ों पर आपको हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जो कितने अच्छे लग रहे हैं मनाजिर। और दूसरी जानिब जी, चारों तक बात की जाए तो बलाई इलाकों का जो ज़मीनी राबता है वो मुनक़ता हुआ है, और लाहौर में भी, जैसे हमने आपको मेंशन किया, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और धुंध का राज है। पाकिस्तान में भी एक इलाका है जहाँ पे दर्जा हरारत -12 तक, लह का इलाका है, -12 तक गया है वहाँ पे। अच्छा जी, चलिए इसी हवाले से मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है, हमारे पास सरदार सरफराज साहब मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने ज्वाइन किया। मौसम की बात हुई है तो आप भी हमारे शो में वापस आए तो इस मौसम के हवाले से बताइएगा क्या सूरत हाल है, ये जो बर्फबारी है और बारिशों का जो सिलसिला है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो पाकिस्तान के ख़ासकर शुमाली इलाकों में काफ़ी दिनों से, पिछले एक आध हफ्ते से चल रही है बारिश बेशतर जगहों पर, KP में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, और पंजाब के भी इस्लामाबाद से ऊपर का जो इलाका है उधर, तो पहाड़ों पर बर्फबारी भी अच्छी हो रही है। ख़ासकर सवात के पहाड़ों पर बहुत अच्छी हैवी स्नोफॉल हुई है, मालम चब्बा साइड पे, कालाम पे, और उधर मरी में भी हल्की बर्फबारी हुई है। तो ये सिलसिला अभी 1 या 2 दिन की ब्रेक है, इसमें ये कह लें कि आज तो कहीं कहीं चलेगा, लेकिन कल ब्रेक हो जाएगी, और परसों से यानी 28 जनवरी से दोबारा एक सिलसिला एंटर होगा। बलूचिस्तान में एक नई वेव आएगी, और कोयटा, चमन, जोब, उन इलाकों में दोबारा से बारिश भी और बर्फबारी भी होगी, ज़ियारत साइड पे भी और कोयटा साइड पे भी। तो वही वेव फैलते फैलते फिर ऊपर पंजाब के भी बेशतर हिस्सों में दाखिल होगी, और KP के बेशतर इलाकों में दोबारा से अच्छी बारिश, और ये सिलसिला चलेगा मेरे ख्याल में जनवरी के आखिर तक या फरवरी के पहले या 2 तक एटलीस्ट ये वक्फे से चलेगा। और इसमें इस जो आने वाला स्पेल है 28 के बाद, उसमें 29 जनवरी को फिर लाहौर, फैसलाबाद और इन एरियाज में भी अच्छी बारिश मुतवक्की है। अच्छा, गुड, ये तो अच्छी खबर दे दी आपने। 29 का मतलब ये ऑलमोस्ट वीकेंड तो खैर खत्म हो ही जाएगा। अच्छा सरफराज साहब, ये जो ओवरऑल सर्दी का पैटर्न है, ये कितनी देर तक रहने वाला है? आई मीन सर्दी कितनी देर तक चलने वाली है आपके ख्याल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में? देखिए, जनवरी रवायती तौर पे ठंडा तरीन यानी सर तरीन महीना होता है ना पाकिस्तान में, तो अभी ये बिल्कुल पीक पे है। तो ये जो वेव, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो अभी चल रही थी, तो उसमें कुछ किसी हद तक सबसाइड हुई है। तो आज कम से कम दर्जा हरारत, आप ली का जिक्र कर रहे थे, या वो जो कश्मीर साइड पे है, लेकिन कलाम में उससे भी नीचे गिरा है। अच्छा, वी लॉस्ट योर ऑडियो। कलाम में कितना रहा? -17, -17। ओके जी जी, ठीक। तो हाँ जी, प्लीज जारी। जी, ये जो जाहिर है कि जिस दौरान में वेव चल रही होती है ना, यानी बारिश और बर्फबारी चल रही होती है, उस दौरान तो इतना टेम्परेचर नीचे से नहीं जाता, लेकिन जैसे ही वो पास ऑन हो जाती है तो उसके पीछे फिर कोल्ड एयर पूरी तरह से इंटर होती है, तो वो ज़्यादा ठंड लाती है। तो ये इसके फरवरी के पहले हफ्ते या पहले 10 दिन तक एटलीस्ट ये स्पेल सर्दी का इसी तरह से खासकर शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी रहेगी। तो ये जो आप सेंट्रल पंजाब के इलाकों के बारे में बता रहे हैं, मैं हमेशा बायस्ड होता हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। अभी मैं चूँकि लाहौर में हूँ, तो मुझे जानना है कि ये स्पेल कितनी देर रहने वाला, और क्या ये मौसर स्पेल है, ज़्यादा पानी वाला, ज़्यादा देर रहने वाला, ये जो वस्ती पंजाब की बारिश है परसों से आप बता रहे हैं?
जी, ये 29 जनवरी को इम्कान है यहाँ पर वेस्ट पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, लाहौर से नीचे के जो इलाके हैं, ओकाड़ा, साहिवाल, इन इलाकों में भी हो जाएगी, क्योंकि ये एक वेस्टर्ली वेव की एक डीप पेनिट्रेशन है अरेबियन सी में, और फिर वहाँ से मॉइस्चर लेके यानी इंडिया के कुछ हिस्सों पे से होता हुआ लाहौर की तरफ इस तरह से बारिश का ये 2 दिन का स्पेल है, 29 और 30 को। लेकिन उम्मीद है कि इस स्पेल के नतीजे में अच्छी बारिश हो जाएगी, और जो धुंध का रहता है रात में वो काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाएगी। ठीक, और ये जो धुंध है, ये जो अभी हमें नजर आ रही है, अक्सर बारिश के साथ भी धूप भी है, धुंध भी है, ये कब तक रहेगा? देखिए, ये जो इसमें अब उतनी थिक फॉग नहीं रही वैसे जितनी कि पहले होती थी, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो जाती थी, मोटरवेज वगैरह बंद नहीं होंगी अब होपफुली। जी बहुत देर तक रहती थी, तो इस स्पेल के नतीजे में उसमें काफी हद तक कमी आएगी। ठीक है। चले, थैंक यू सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ये तो हमने कुछ बात की मकामी मौसम के हवाले से। जापान के कई इलाके हैं, यहाँ पे शदीद बर्फबारी हुई है, और ये आप चेक करें, बर्फानी हवाएं, तूफान चल रहे हैं, मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। कई शहरों में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 36 इंच बर्फबारी हुई है, 36 इंच। और टोक्यो के बारे में आपको बताऊं तो ये सर्दियों की पहली बर्फबारी हुई है। शहर कोसा है यहाँ पे दर्जा हरारत -9 सेंटीग्रेड तक गिरा है, और उसके बायस जो शदीद बर्फबारी है, वहाँ पे गाड़ियां वगैरह फंस गई हैं, हालात जिंदगी मुश्किल हो गई हैं। जबकि 300 से ज्यादा परवाजों को भी मनसूख करना पड़ा है जापान के अंदर, और महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का जो सिलसिला है जुम्मे के रोज तक जारी रहेगा। और दूसरी जानिब शुमाली कोरिया में भी जो दरारत है खतरनाक हद तक गिरने की पेशगोई की पूरा एशियन जो वो है खित्ता जो है वो इस वक्त शदीद सर्दी की ज़ेरे असर है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट सफ़र है शर्त, जिस पे वादी सून की सैर आपको मुसलसल करवाई जा रही है। आज किस एस्पेक्ट पे बात हो रही है, देखते हैं आज का सेगमेंट। जब खिल चुका तो कहने लगा, अब मेरा हुस्न मेरे बस में नहीं, अब मैं अपनी भी दस्तरस में नहीं। यूरोप का निशाते सानिया, इसमें फनकारों का क्या हिस्सा है? हम जानते हैं कि फिक्र के बीज मुसव्विरों, शायरों, मौसीकारों ने बोए, तहजीब की परवरिश हुई। किसी तहजीब के जवाल की सबसे बड़ी अलामत इसके सिवा और क्या हो सकती है कि फनकारों की अहमियत न रहे, फनकार अपने फन पर शर्मिंदा नजर आए। वादी सून की तहजीब बरसगीर में न सिर्फ कदीम तरीन है, बल्कि तारीख के हवाले से इंतहाई अनोखी है। वादी सून की झीलें किसी मुहाजिर परिंदे की निगाह से देखिए, हजारों साल से ये परिंदे इन झीलों के इश्क में मुब्तला हैं। वादी सून के कुछ फनकार भी इन्हीं झीलों के किनारे बैठते हैं। वादी सून की झीलों पर उतरते मुहाजिर परिंदे सिर्फ झीलों के इश्क में ही नहीं मुब्तला, बल्कि यकीनन वो फिजा में मौसीकी बिखेरने वाले इन खूबसूरत इंसानों से भी जरूर मोहब्बत करते होंगे। वादी सून सकेसर जो है ये सिर्फ अर्जियाती अलूम का अजायब घर नहीं है। वादी सून सकेसर जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के कदीम तरीन बाशिंदों का मस्कन ही नहीं रहा, बल्कि इसको आप सकाफती अलूम का भी अजायब घर कह सकते हैं, सकाफत का भी अजायब घर कह सकते हैं। खबेकी लेक है, खबेकी की खूबसूरत झील है, और उसके ऊपर खूबसूरत परिंदे हैं, और रात यहाँ पे गुजारी है और बहुत ही लुत्फ आ गया, कमाल। और स्पेशली जो इसकी सुबह थी वो तो कमाल थी। और ज़्यादा जो है ये जो तरन्नुम और मौसीकियत की आवाज़ आपको मुसलसल खबेकी में आती रहती है, और ये जितने भी गाने हैं ये लोकल होते हैं और बहुत ही लुत्फ देते हैं। यहाँ पे मेरे साथ उस्ताद लियाकत बैठे हुए हैं, क्या खूबसूरत आवाज़ पाई है, क्या दर्द है, और क्या बड़े फनकार हैं। लेकिन शायद शोहरत की वो मकबूलियत उनको नहीं मिल सकी जिसकी हकदार थे। और जब मैं ये कहता हूँ कि शोहरत की वो मकबूलियत उनको नहीं मिल सकी, तो इसका जो पैमाना है वो यही है कि जब आप इनको सुनेंगे तो आपको भी इस बात का इदराक होगा कि हाँ, ये एक ऐसा हीरा है जिनको इनकी जो शोहरत, जिस शोहरत इनको होना चाहिए था, उस पर नहीं है। उस्ताद जी बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी जनाब। आप ठीक हैं? मेहरबानी, साईं ने करम। आप ये बताएं कि उस्ताद जी आपका ताल्लुक कहाँ से है? जनाब वादी सून सबराल नाम शहर है, ठीक है, उत्थे रहने वाले जनाब। उस्ताद जी आपने सीखा कहाँ से, आपके उस्ताद कौन? जनाब मेरे उस्ताद हैं उस्ताद अहमद खान बलंग,
बहुत बड़े आदमी। जी जी वाह बहुत वाह। कितना अर्सा आपने उस्ताद अहमद मलंग साहब से सीखा? तकरीबन जनाब 2-4 साल 4 साल आपने जी उनके जी। साथ लगाए हैं। जी जी बहुत बड़े फनकार हैं। और आपका बेटा भी गाता है? जी जी बिल्कुल नारायण अब्बास। वाह, तो उनसे भी हम सुनेंगे। अभी आप कुछ सुनाए हमें इस खूबसूरत झील के किनारे। आपको कितना अर्सा हो गया वैसे इस झील के किनारे गाते हुए? ये जनाब कम से कम भी मैं 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल से आप इस झील के किनारे झील के में? किनारे पे। बहुत बहुत अच्छा। तो बिस्मिल्लाह। खबे की झील ते बह गया पक्के बख्तां दा हर सजन तुरे गया ढोल छका दे फूटू औदर नहीं लाने बार जुदाई दा कलियां जिंदड़ी नहीं साने फूटू कलर वे माई छकवावे मैं सदिया लाजमी फुटू कलर वे माई छकवावे मैं सदिया लाजमिया में तेरी रगसा साम निशाने औदर नहीं लाने बार जुदाई दा कलियां जिंदड़ी नहीं साने। अच्छा उस्ताद जी, ये बताएं कि आप में एक रंग जो है ना वो तालिब हुसैन दर्द का नजर आता है। जी जी तो वो वजह क्या है? आप उनसे मुतासिर हैं? इंज ने जे साडा रूहानी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਦਰਦ। अच्छा, यानी अच्छा। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੇ इसने। तो कोई आपने तालिब हुसैन दर्द की जो रंग है जी जी उसमें एक तो आप तालिब हुसैन दर्द के गीत गाते होंगे, जी, लेकिन उनके रंग में कोई अपना गीत भी आपने गाया बनाया हुआ? जी आग बोल के सेकिया यकदम साठ गतई चिट्टे वाल तवे खिया ते यकदम सटी गतई ओ चिट्टे वाल ता ओ वेखिया क्यों किसे दी मिन्नत करा निकी जई गल तू रुठा वदे असी मना विण लगे वसा असा मना विण लगे वसा क्यों किसे दी मिन्नत करा साडा मसला जाती है कमेला कुछ जज्बाती है वक्ती तौर ते निखड़ गया असा मना विण लगे वसा क्यों किसे दी मिन्नत करा क्यों किसे दी मिन्नत करा क्यों किसे दी मिन्नत करा। इस खूबसूरत झील के किनारे बैठे हैं और हमारे साथ उस्ताद लियाकत है। इनका जो बेटा है नारायण अब्बास, उसकी जो आवाज़ है वो उसमें जो क्लैरिटी है वो जो क्या खूबसूरत आवाज़ है। और हमारे यहाँ इस फ़न के जो वारिस हैं उनके यहाँ अब एक हेजिटेशन, एक हिचकिचाहट पाई जाती है कि वो अपने फ़न को क्या अपनी अगली औलादों में ट्रांसफ़र करें या ना करें। बहरहाल उस्ताद लियाकत एक बड़े आदमी हैं, उन्होंने इस फ़न को आगे ट्रांसफ़र किया है, अपने बच्चे को सिखाया है और वो भी गाते हैं। नारायण अब्बास आपके वालिद बहुत बड़े फ़नकार हैं। आप मुझे बताएं कि आपने उन्हीं से सीखा है? हाँ यस सर। और ये मुझे बताएं कि उस्ताद कैसे हैं वो? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरे डांटा वालिद वाटा से- नहीं है कभी? नहीं, प्यार से? प्यार से। आप अच्छे शागिर्द भी साबित हुए हैं। आपके साथ ये जो हैं ये इनका नाम है हसन मासूम। हसन मासूम, इन्होंने ये गीत लिखा है। हसन सुन के सर पे? जी सुन आप शायरी करते हैं? जी। मतलब आपके जो आप बुनियादी तौर पे जो शायरी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो उसको गाया जाए या वैसे भी शायरी करते हैं? नहीं, वैसे शायरी मेरा शौक है और शौक की वजह से मैं शायरी लिखता हूँ और ये भी होता है कि गाया भी जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, ज़्यादा बात है। तो ये जो कि अभी गीत जो अभी सुनाने लगे हैं ये असद आपने लिखा है? जी। चलें, ज़बरदस्त। चरगते वा चुकियां जदन दिलाइयां रखी राज के नहीं सुतियां संगत बनाया नहीं संगता चों सुख पाया सुखां दे बदले अस संगता चों दुख पाया संगत बनाया नहीं संगता चों सुख पाया सुखां दे बदले अस संगता चों दुख पाया
ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਜਣਾ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਹਣ ਸਕੇ ਸਰ ਵਿੱਚ ਸਬਰਾਲ ਗਿਰਾਂ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ये तालिब हुसैन दर्द और जितने बड़े सिंगर थे ना, वो जब मैं देखता हूँ उनको गाते हुए, तो उनके साथ इसी तरह जो शायर होता है वो बैठा होता है और वो उनको बताता रहता है आगे। ठीक है। अच्छा, उनका तो वजह ये है कि वो बहुत तवील गाने आधा आधा घंटा जो है वो गाते हैं, तो उनके साथ तो एक ऐसा बंदा होना चाहिए। लेकिन ऐसा आपको नहीं लगता जैसे ये जब वो आपको कह रहे होते हैं तो ये बात आवाज़ में माइक में भी जाती होगी, तो आपको याद करना मुश्किल है? सर ये जो नए गीत होते हैं इनको थोड़ा मुश्किल होता है, और जैसे जैसे हम गाते जाते हैं ये याद हो जाता है, फिर साथ साथ होते चले जाते हैं, फिर हम अकेली गा लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप तो क्योंकि शायर हैं, आप शायरी करते हैं, तो हमारे यहाँ जो महबूब है ये कोई अच्छा नहीं रहा, मतलब हम जो भी महबूब होता है वो या बेवफा होता है या वो अच्छा नहीं होता, ऊपर से संगतें भी सारी हैं। ये जो अभी आपने पिछला गाना गाया ये तो मैं अपने तमाम दोस्तों के नाम करता हूँ, वो क्या था दूसरा मिसरा? संगतों वाला क्या था? संगता बनाया नहीं संगता जो सुख पाया, नहीं सुख पाया जी। मैंने अपने दोस्तों के नाम करता हूँ ये गीत। तो ये ना हमें दोस्त अच्छे मिलते हैं ना महबूबा अच्छी मिलती है, इसकी क्या वजह है हसरत? सर ये जो अच्छे मिलते हैं ये तो होता है बंदे के खुद के ऊपर होता है कि जैसे जैसे वो लगे, लेकिन ये भी होता है कि जब आजकल जो चल रहा है कि जब वक्त आ जाए तो वो जो गरीब होता है उसको भूल जाते हैं। ओके, इस वजह से वो छोड़ जाते हैं। लेकिन ये आप समझते हैं कि वैसे बंदे में खुद भी होता है इस तरह की कमी खामी हो सकती है जिसकी वजह से तो हमारी जो शायरी है उसमें गिले बहुत ज़्यादा है ना जी। हाँ, तो चलें ठीक है। आपको अपना जो कोई तजर्बा तो नहीं है ऐसा, यानी आपको अपना जो महबूब के हवाले से कोई ऐसा तल्ख तजर्बा तो नहीं है? अच्छा तजर्बा है? नहीं, इतना तजर्बा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत। अच्छा चले ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा बहुत अभी उनको तजुर्बा है वो बहुत अच्छा है। कोई और आप कोई ऐसा गाना सुनाना चाहें? बेड़ी टुर पई पतना तू काई मजबूरी आई और ढोला टुर गया वतना तू सत समंदरों पार टुर गयो यार वाला वतना ते मैं बैठिया पतना ते पाके मुहब्बतां वे छोड़ नहीं पाईदा होंदा ए भेड़ा ए रोग जुदाई दा महरों आजारो जार ते विछड़ी कूंज कतार वाला वतना ते मैं बैठिया पतना ते कौन ओ पागल ते क्या मंगदा बैठा है दर्दां दी कैथों दवा मंगदा बैठा है सप्पा दी फितरत तो जोगी भी डर देते तू कमला का विश्व वफा मंगदा बैठा है तो अल्लाह वतना ते मैं बैठिया पतना ते वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से। कल हमने आपको बताया था कि जो डॉलर की कैपिंग है इसको हटाने का फैसला किया गया और इस कैपिंग के हटते ही जो डॉलर की प्राइस है मार्केट के अंदर उसमें तकरीबन 2 रुपये इजाफा भी हुआ और इसके अलावा सोने की कीमत भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि इस वक्त जो एक इकोनॉमिक क्रंच है उससे निकलने की कोशिश करे और किसी तरीके से जो पाकिस्तान की मईशत है वो स्टेबल हो। इस वक्त पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की मद के अंदर शदीद कमी और किल्लत का सामना है और हुकूमत इस वक्त इस कोशिश में है कि इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। दूसरी जानिब आपको हमने बताया था कि जो स्टैंडर्ड पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक की तरफ से उसमें भी इजाफा किया गया है जिसके बाद महंगाई का एक और तूफान मुतवक्के है और दूसरी जानिब इकनॉमिक एक्टिविटी इतनी नहीं हो रही है मुल्क के अंदर जो कि सपोर्ट करे हमारे एक्सपोर्ट बेस को जिसके बाद हमारी मईशत इस्तेहकाम की जानिब जाए। हमें डॉक्टर खाकान नजीब ज्वाइन कर रहे हैं। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। आपको मालूम है बड़ी ज़बरदस्त उनकी ग्रिप है इकॉनमी और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। उनसे ज़रा
इस बारे में पूछते हैं कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ आप मौजूद हैं। आई थिंक एक जेनेरिक ओवरव्यू सबसे पहले कर लेते हैं, जो कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं इसको देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं सर? सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है, कुछ रिकवरी की जानिब जा रहे हैं, या स्टिल यू सी वी आर ऑन द वेंट? सो पाकिस्तान आई थिंक अभी भी अथॉरिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी फाइन ट्यूनिंग कर रही हैं उन पॉलिसीज़ की टुवर्ड्स इंचिंग टुवर्ड्स द रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड, सो दैट हम IMF में भी 9th रिव्यू की तरफ जाएं, हम फ्रेंडली कंट्री से भी पैसे ले सकें, हम कमर्शियल रोल ओवर्स भी कर सकें और हम बायलैटरल पार्टनर से भी पैसे ले सकें। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि आपने एक फाइन ट्यूनिंग ये देखी कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी में, जैसे आपने सही अपने इंट्रोडक्शन में कहा, 1% का इजाफा किया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि डिमांड मुल्क में और कम हो जाए और इकोनॉमी स्लो हो जाए। अब जो कलीदी फैसले हैं वो अभी तक शायद हुकूमत के लिए मुश्किल हैं, सो वो नहीं कर पा रही। और वो क्या हैं? वो हैं हमारी गैस की कीमत, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कीमत, हमारे लाइन लॉसेस इन दोनों में कम करना, हमारी रिकवरी बढ़ाना। और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट भी मांगता है, और ये प्राइसिंग चेंजेस जो हैं वो ऑब्वियसली ऐसे होने चाहिए कि उसका बोझ जो है वो लोअर मिडिल इनकम पर कम से कम पड़े। इसके अलावा कुछ टैक्सेशन की कमी है, क्योंकि हमारी टैक्सेशन बहुत सी इंपोर्ट स्टेज पे आती है, सो उसमें कुछ नई टैक्सेशन करनी पड़ेगी बिकॉज इंपोर्ट्स कम हुई। प्लस ऑफ कोर्स एक, जैसे आप सही कह रहे थे कि मुल्क भर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जब कम होती है तो टैक्सेशन की जो मद है उसमें कमी आ जाती है, तो उसको कुछ हमें लगाने पड़ेंगे। उसमें भी तकरीबन 170 से 200 अरब रुपए की शॉर्टफॉल इस साल, मालियाती साल जो कि जून में ख़त्म होगा, उसमें मुतवक्को है, सो वो करना पड़ेगा। और आखिरी चीज़ जो कि आई थिंक अब तो हम सब जो ख़ास आम बड़े या छोटे जो हैं वो जानते हैं कि 1 रुपए की जो कदर है विज़ द डॉलर, उसमें आपने क्या कदम करना है और कहाँ पे उसको रोकना है, या कहाँ पे आपने उसको सेटल होने देना है, या कहाँ पे मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को वर्क करने देना है, ओपन मार्केट कैसे चलेगी, ब्लैक मार्केट को कैसे नीचे लाना है, ऑल दीज थिंग्स। मैंने इसलिए कहा कि हर खास आम की जबान पर ये बात है अब कि क्या हो रहा है उसमें, कि उस पे भी कुछ फैसले आपको करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अभी इंचिंग ओके अच्छा डॉक्टर खाकान, दूसरी जानिब अभी ये डॉलर के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, IMF डील के साथ उस दिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि हम IMF की तमाम तर शराइत मानने को तैयार हैं। अब ऑब्वियसली हमने अब नई किस्त की मंजूरी की तरफ जाना है, मामलात आगे बढ़ने हैं, तो अब जो एक महंगाई का स्पेल आना है ये बहुत मेजर आने वाला है, और इसके लिए हमारे ख्याल में भी ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि आवाम को एतमाद में लेना और उनको बताना कि पाकिस्तानी इकोनॉमी किस तरह से सफ़र करी और हमारे लिए IMF प्रोग्राम में जाना कितना ज़रूरी है। आप लोगों को सच सच बताना और किस तरह से महंगाई का एक तूफान आएगा, डेफिनेटली आएगा, एज यू ऑलरेडी सेड दैट, आपने काफ़ी दफ़ा कहा है। इससे हमें डील कैसे करना है? मतलब 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि ट्रेडिशनल तरीका है कि हम काम किए जाएं और साथ मतलब कीमतों में रद्दो बदल करें। ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस हैं, याद रखिए। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस से मतलब है कि नेपरा और ओगरा इसका तायुन कर रहा है और हुकूमत इसे पास कर रही है। सो जब इनमें एक तब्दीली आती है तो मैं समझता हूँ कि अब जो कम्युनिकेशन है वो दूसरी किस्म की होनी चाहिए। ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन ये है कि कहते रहें कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हमारे पास सब पॉलिसीज हैं, मुल्क ये कहते रहे। मैं मुल्कों को ये कहता हूँ कि नो, कम क्लीन विद द पीपल एंड से कि एक दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही है, आप देखिए, एक हमारे खसूसी इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं, वो क्या हैं? वो ये हैं कि हम एक इनएफिशिएंट पावर सेक्टर चला रहे हैं, हम एक इनएफिशिएंट गैस सेक्टर चला रहे हैं, हमारे ये चीज़ें टाइड हैं इंटरनेशनल प्राइसेस से, क्योंकि हम तेल इंपोर्ट करते हैं, LNG इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, और हमारे रुपया जो है वो वीक हो रहा है। इन सब की वजह से महंगाई का एक स्पेल आ रहा है, और ये स्पेल जो है हमें लेना पड़ेगा। अगर हम नहीं लेंगे तो दूसरी तरफ हमें शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ेगा। सो हम आप पे ये बोझ डालने जा रहे हैं, अब आप तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में या आप अपने घर में कुछ चीजें कम नहीं कर सकते। ऐसा है कि आप एक की बजाय 2 की बजाय 1 गैस हीटर जला सकते हैं। ऐसा है कि
आप किफायत जारी कर सकते हैं। ऐसा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी भी है अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो अपने नेबर के साथ कार पूलिंग कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं कि आप अपने नेबर को कहें कि जब आप सौदा लेने जाएं तो आपकी जो इनफरादी किफायत शारी है वो मुल्क के लिए जरूरी है, एक रोल उसमें प्ले कर सकते हैं। 100% राइट। अच्छा, मुझे याद है 2016-17 के अंदर हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव वेज होते थे डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको याद होगा हमने 3G लाइसेंसेस बेचे थे, हमने अच्छे डॉलर्स उससे हमारे पास आ गए थे, 4G 3G लाइसेंसेस जब हमने दिए थे। इसके बाद हमने कुछ बॉन्ड्स को मार्केट के अंदर फ्लोट किया था, कंपैरेटिवली उस पर थोड़ी तनकीद भी हुई थी कि जी महंगे रेट्स पे हम दे रहे हैं, लेकिन हमें ये था कि हमें अभी थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाएगी, ये पैसा हम इस्तेमाल कर लेंगे, आने वाले वक्त में हम बेहतर इकोनॉमी के तौर पे फॉर्म करेंगे तो हमारे लिए रिटर्न आसान होगा। वही रिटर्न हमारे गले पड़ा हुआ है, बिकॉज पिछले कुछ अरसे में हमारी इकोनॉमी ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया, रही सही कसर कोविड और फिर सैलाब ने निकाल दी। अब हमारे पास अदर देन द प्राइवेटाइजेशन, जो कि उसमें एक पॉलिटिकल अमल आ जाता है, कोई और रास्ते हैं हुकूमत के पास पैसे जनरेट करने के, या वंस अगेन हमने सब कुछ फ्यूल वगैरह की मद में आवाम की जेब से ही निकालना है? तो आपने बहुत अच्छी चीज सामने रखी है। दो तरह के इंटरनेशनल फ्लोज होते हैं। हमारी जो जिसे आप कहेंगे रिलायंस है, वो डेट क्रिएटिंग फ्लोज, यानी कि जो फ्लोज डेट क्रिएट करते हैं, बोरोइंग, उस पे रही है। मैं अभी एक आर्टिकल ही लिख रहा था द न्यूज के लिए, और मैंने यही लिखा कि ये अब आउटरीजियस थिंग टू डू है पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए। तो जो मेरे साथ मेरी चीज को वेट करती है, उन्होंने कहा आपने बहुत हार्श लफ्ज इस्तेमाल किया, पर आपने सही रखा कि ये गलत है कि अब हम बोरोइंग पे। सो नॉन डेट क्रिएटिंग फ्लोज दुनिया में आखिर होते क्या है? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के पास पूरा एनर्जी सेक्टर हुकूमत के पास है, पूरा एविएशन सेक्टर जिसमें PIA और PIA की सब्सिडरीज हुकूमत के पास हैं, रेलवे पूरा हुकूमत के पास है, बैंक्स हुकूमत के पास हैं, प्रॉपर्टीज हुकूमत के पास हैं, गवर्नमेंट की लैंड्स हुकूमत के पास हैं। आप सोचिए कि इससे हम कितनी बड़ी रकम रुपयों में और स्पेशली डॉलर्स में हासिल कर सकते हैं। 800 मिलियन आप UAE जाते हैं, मैं तो UAE जाऊं तो मैं तो सिर्फ एक गुफ्तगू करूं कि आपने हमारे 800 मिलियन डॉलर देने थे इत्तिसालात के, जो कि आज पिछले 25 साल से UAE की तरफ ड्यू है, वो हमारे पैसे प्लीज हमें दे दीजिए। पहले तो दूसरी ये चीज है। तीसरी ये चीज है कि देखिए, नॉन डेट क्रिएटिंग फ्लोज वो क्या होते हैं? वो कुछ टैक्सेशन के भी ऐसे मेजर्स हैं। हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में बहुत सी रकूम, ये आप सुनते हैं ना, ये एक अंडर इनवॉइसिंग होती है कि एक चीज की उस पे हम डॉलर्स लूज करते हैं, और तखमीना 1 से 5 अरब डॉलर सालाना का है। तो हमने कई तो आपके सामने अभी रख। फिर ऑफ कोर्स देखिए, अगर आप हवाला और ये जो हुंडी है, ये लफ्ज गलत है मैं इस्तेमाल करने के लिए, मैंने इसीलिए इस्तेमाल किए हैं। ये हम फैटफ में, और मैं चूंकि फैटफ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ पेरिस में, ये गलत लफ्ज हैं। हमें ओपन मार्केट इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता है वहां पे एंटेनास खड़े हो जाते हैं कि ये हवाला हुंडी चल रहा है। पाकिस्तान में कोई हवाला हुंडी नहीं है। पाकिस्तान में देयर इज एन ओपन मार्केट जो कि एक्सचेंज रेट मार्केट है। एक अभी ब्लैक मार्केट ऐसी हुई है कि मैं और आप दोनों गए वहां पे, आपने कहा यार मुझे डॉलर चाहिए, मैंने कहा मैं 260 में ही बेचूंगा, वो एक फॉर द टाइम। सो जो हमारी ओपन मार्केट रेट है उसको अगर करीब लाएंगे इंटरबैंक के, तब मैं रेमिटेंस भेजूंगा 231 रुपए पे, जब मुझे बाहर भी 232 ही मिल रहा होगा। उसको करीब लाएं। ये भी नॉन डेट, हमने तकरीबन 20% अपनी रेमिटेंस को कम कर लिया है, विच मींस कि सालाना की बुनियाद पे हम 2 से 4 अरब डॉलर लूज कर जाएंगे। तो ये वो काम है जो आप कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के। मतलब अभी भी मेरे एक तो बहुत ही खूबसूरती से आपने दो कि इतना वास्ट सब्जेक्ट है, जो लोग कुछ मईशत को समझते हैं दे नो इट, आपने बहुत ही खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया इस सारी सूरत हाल में। तो हम ये जो जिन मेयर्स की हम बात करें डॉक्टर साहब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। दूसरी जानब हम एक कहते हैं पब्लिक सेफ्टी नेट की हम बात करते हैं। मिफ्ता साहब की एक स्टेटमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आप अभी तक दो कि वो खुद भी नहीं कर पाए, लेकिन उनका टेन्योर बड़ा मुख्तसर था दोनों वक्त में, मैं ये समझता हूँ। ये जो टैक्सेशन के जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, ये मुख्तलिफ करें लोगों के लिए, खासतौर पे जैसे हम पेट्रोल की ही बात कर लेते हैं, और जो आपका निचला तबका है उसके लिए आप फिर कोई ना कोई प्लान अरेंज करें, और इसका सारा बोझ या मैक्सिमम बोझ उस तबके पे डालें जिसे मैं और आप अशराफिया कहते हैं। ये हुकूमतों के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसकी वजह से, कुछ दीगर शायद सिस्टमैटिक हमारी चीज़ें नहीं हैं। इसको कैसे करें सर? ये कितने वक्त के अंदर, कितने टाइम स्पैन के अंदर हो सकता है कि हमारे जो निचला तबका है उसको हुकूमत डायरेक्टली बेनिफिट कर सके और जो अशराफिया है उसको डायरेक्टली हिट कर सके ये सारे मसाइल?
So you know, I am generally a positive person in life. Let me say something जो हमने अच्छा किया है इस so मेरे ख्याल है 2009 का जिक्र है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अभी आई थी और उस वक्त शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वफात हुई थी, तो दे वांटेड टू डू समथिंग फॉर दी कॉमन पीपल। तो एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 20-25 अरब के साथ शुरू किया गया और उसमें फिर कुछ रजिस्ट्री की गई और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स को साथ लिया गया ताकि एक डेटाबेस बन सके। मुझे अगर सही याद है, मैं टेबल पे मौजूद था, तो हमने 1-2 मिलियन का डेटा क्रिएट, हाउस होल्ड्स का डेटा क्रिएट किया। फिर आ गई PMLN की गवर्नमेंट, PMLN ने इसको बढ़ा के प्रोग्राम को ये आगे ले गई और इवन हम IMF के प्रोग्राम में भी थे, हम ये रकम बढ़ाते रहे और आई थिंक जब PMLN ने छोड़ा ये रकम 124 अरब रुपए थी और मैं हमेशा IMF से जब भी बात करता था तो मैं कहता था ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हमने IMF में एक देखिए ना, अच्छे बेंचमार्क्स भी बन सकते हैं। हमारा बेंचमार्क एक मैं हमेशा बनवाया करता था और मैं कहता था ये जरूर रखें कि हमारे बेनिफिशियरीज 3 मिलियन थे पिछले साल, अगले साल 4 मिलियन होंगे, फिर 5 मिलियन। सो ये 120 अरब पे छोड़ा। जब PTI ने हुकूमत छोड़ी तो ये मेरा ख्याल है 250 अरब से भी तजावुज कर गया था। उसका नाम आप एहसास कह लें, उसमें और चीजें ऐड हुई है। ये एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फॉर द वल्नरेबल। सो जहां हम हुकूमतों को, जहां हम पॉलिटिशियंस को, जहां मशरफिया को बुरा भला कहते हैं और वो अपनी जगह जायज बात है, मैं समझता हूँ ऊपर के 5% कंट्रोल कर रहे हैं इस मुल्क को, बट आप ये देखिए कि पाकिस्तान हैज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। और असल बात यह कि अगर हम अब 9-10 मिलियन हाउस होल्ड्स पे जा रहे हैं, 3-4 करोड़ लोगों पे तो जरूर पिल्फरेजेस होंगे। राइट भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, आपके तज्जिए के लिए। आपने सुना जी इकॉनमी की सूरत हाल के ऊपर डॉक्टर खाकान अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात एक बाहिम्मत पाकिस्तानी से करवाते हैं। आप इनको जानते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है इनकी। 3 बार वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इसके साथ मुस्तफ़ा अली, जिनकी हम बात कर रहे हैं, खुंजराब तक मोटरसाइकिल पर सफ़र भी तय कर चुके हैं और कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। मोटर बाइक पर खुंजराब का सफ़र कैसे किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरज़्म नज़र आते हैं। और मोटरसाइकिल पर 79 ममालिक की सैर का इरादा है मुस्तफ़ा का। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये इतनी मुख्तलिफ चीज़ है एक टाइम के ऊपर, लोग एक काम करने का नहीं सोचते। अगर उनमें नेचुरली कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, उनके साथ ज़िंदगी में कुछ चैलेंज आ जाए, डिफरेंटली एबल्ड हो जाए वो, लेकिन आप किए जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े काम। कैसे? देखिए, ये एक इंस्पायरेशन होती है जो हमें स्टोरी जो होती है, ये सोसाइटी हमें सिखाती है। उसमें मुझे याद पड़ता है कि जब मुझे पोलियो हो गया था बचपन में, तो मेरे लिए जो एक सोसाइटी का जो बिहेव था ना, वो बहुत एक शॉकिंग किस्म का था कि एक मतलब कि चलता फिरता जो वजूद होता है वो एकदम ज़मीन से आ गिरे। तो फिर वो एकदम से रवैयात जो होते हैं उनमें तब्दीली, और लोग ऐसा समझने लग जाते हैं कि पता नहीं ये कैसी कौन सी मखलूक है, ये हम में से नहीं है। और वहाँ पर फिर तरह तरह के नाम पड़ जाने, मजाक उड़ाना, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता, मुझे कई मरतबा लोग धक्का दे के चले जाते थे। और मतलब कि एक वो अजीब किस्म की से था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक जब मैं बिस्तर पे पड़ा होता था तो मेरा माइंडसेट जो होता था ना, वो घूमता रहता था। तो मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि यार काश कहीं ऐसा हो कि मैं अपने पाँव पे एक मरतबा खड़ा हो जाऊं। और जो लोग आज मुझे मतलब कि नकारा समझते हैं या मुझे बुरे अलकाबात से पुकारते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं एटलीस्ट उनके माइंडसेट को चेंज कर सकूं। अच्छा मुस्तफा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने जैसा कहा कि एक पॉइंट आया आपकी ज़िंदगी, आप बिल्कुल आपके अंदर मोटिवेशन नहीं थी। मोटिवेशन को दोबारा से गैदर करना और अपनी एक ऑलरेडी चैलेंजिंग एक सिचुएशन से निकल के खुद को उठाना और इतना सब कुछ अचीव करना, वो मोटिवेशन आपको कैसे मिली और आपने उसके बाद किस तरह से अपने पैरों पे आप खड़े हुए और आपने ये सारी चीज़ें अचीव की? देखिए, मोटिवेशन मुझे सिर्फ अपनी सोसाइटी के बिहेव ने दी कि क्यों ये लोग हमें नकारा समझते हैं, क्यों मतलब कि जो है ये समझते हैं कि ये अगर ये डिसेबिलिटी का कोई अगर शिकार हो गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, रोड पे भीख मांग लेगा, किसी के आगे हाथ फैला लेगा।
तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर यही था कि जितनी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तो मेरे दिल में वो ख्याल आता था कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द जो है वो ठीक कर दे। तो उस दौरान जो होता था PTV पे एक लगती थी वो रेसलिंग होती थी WWE की, तो मैं जब उनको देखता था, उनकी बॉडी शॉडी बनी होती थी, तो वो मेरे दिल में वही ख्याल आता कि यार ये अगर मैं ठीक हुआ ना तो मैं ये बनूँगा। तो वो जब मेरे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ऑपरेट स्टार्ट हुए, तो मैंने तकरीबन जब क्रचिस के सहारे पहली मर्तबा ज़मीन पे कदम रखी और चलना स्टार्ट किया, तो वो जो एक वो सोच थी वो जुनून में बदल गई। तो मैंने कहा भाई अब जो है ना वो उस चीज़ को अब उससे पीछे नहीं हटना, ये अचीव करना है मैंने। और फिर बारी थी जिम के अंदर, तो जिम में फिर और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हुई हैं, कोई एडमिशन नहीं देता था, तो यार तू अपने आप को संभाल, तू क्या करेगा, तो हमें भी मरवाएगा, तुझे कुछ हो गया। तो वो बहुत एक मतलब कि टफ टाइम था। अभी तक किन मुकाबलों में आपने हिस्सा लिया है चैंपियनशिप? मैंने जी पावर लिफ्टिंग का जब आगाज़ किया तो 2001 से लेकर 2022 तक। अच्छा। आई एम 20 टाइम्स अनबीटेबल नेशनल चैंपियन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पावर लिफ्टिंग में? पावर लिफ्टिंग में, ठीक है। और उसके अलावा डिफाइन पावर लिफ्टिंग क्या है? ये वेट लिफ्टिंग होती है, वजन उठाते हैं बेंच प्रेस के ऊपर लेट कर, हमारी जो पैरालंपिक्स होती हैं। अच्छा, ये वेट लिफ्टिंग से मुख्तलिफ है पावर लिफ्टिंग? नॉर्मल पर्सन्स की जो होती है वो खड़े होकर होती है ओलंपिक्स में। हमारा जो होता है वो बेंच प्रेस का कंपटीशन होता है। ठीक है, ओके। तो उसमें फिर मेरा इंटरनेशनल लेवल पे मैंने 3 जो थे वो गोल्ड मेडल विन किए इंटरनेशनल लेवल पे। ये कहाँ पे हुए मुकाबले? ये कोलालमपुर में हुआ था पहला, और उसके अलावा जापान। कितनी कैटेगरी क्या थी आपकी? किस वेट कैटेगरी में आपने? मेरा तो मुझे याद पड़ता मेरा 2 मरतबा डोप टेस्ट हुआ था जी। अच्छा। और वो हैरान थे कि ये सबसे लो कैटेगरी के अंदर मतलब कि ये गोल्ड मेडल कैसे विन कर गया है, इसने कोई इस्तेमाल तो नहीं कोई चीज़ की। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात थी। अच्छा मुस्बा, पावर लिफ्टिंग एक बहुत डिफरेंट चीज़ है और मोटरसाइकिल पे सफ़र करना ये एक बहुत डिफरेंट शौक है। आपने दोनों शौक अपने पूरे किए और अब आपका मज़ीद भी प्लान है, तो जो खुंजराब तक का आपका सफ़र था इसकी कहानी भी हमें बताएं। देखिए, इस पे जो है ना वो बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव था, क्योंकि स्पोर्ट्स का हमारे मुल्क के अंदर वैसे भी जो है तल्ख हकीकत है हमारे नज़दीक कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, जैसे मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया गया। अच्छा, और फिर अपना चीफ मिनिस्टर गवर्नर्स की तरफ से अप्रिसिएशन दी गई। तो लेकिन उस हद तक तो उसमें फिर ये था कि मैंने एक सर्च की कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा शोबा जिसके अंदर कभी कोई स्पेशल पर्सन नहीं सरवाइव कर सका। अच्छा। तो मुझे टूरिज्म का जो था ना डिपार्टमेंट वो नज़र आया कि अभी तक कभी कोई डिसेबल पर्सन जो है वो नहीं जा सका, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमें एक जगह पे स्टिल कोई 1 घंटा बैठने की इजाज़त नहीं देता। हमने बॉडी को मूवमेंट देनी होती है। तो वो फिर जो था उसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट की। वर्किंग स्टार्ट करने के बाद फिर ये प्लान बना हमारा कि सिंध से इसको स्टार्ट करना है, पंजाब से केपीके से कश्मीर से गिलगित-बल्तिस्तान। जो लोग, मैं चाहता हूँ इस टाइम को यूटिलाइज कर लें हम, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं डेफिनेटली इस वक्त, वो इस वक्त उस माइंडसेट से गुजर रहे हैं जैसे आप आज से कुछ साल पहले गुजर रहे होंगे। वही आपके जो कहते थे आप बेड पे थे एंड यू यूज्ड टू थिंक कि मैं कुछ करूं, और लोग आपको यूजलेस समझ रहे थे। बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं, मे बी दे आर वाचिंग यू। उनसे क्या कहेंगे? वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें? हाउ टू गियर देमसेल्फ अप कि वो कुछ करें लाइफ में जो भी वो करना चाहते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अपने आप को सर्वाइव करवाया, मेरा एक चीज़ के ऊपर बिलीव है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियत दी हुई है सोचने की। अगर वो खुद को पहचान लेता, वटेवर जो दुनिया जो भी मर्जी कहती है, लोग क्या कहते हैं, आप उसको इग्नोर करें। आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने जो सलाहियत छुपा दी हुई ना, उसको तलाश करें। और जब इंसान उसको पहचान लेता है, अपनी सेल्फ को पहचान लेता है, तो वो फिर ये मैटर नहीं करता कि उसके हाथ नहीं है, उसकी टांगें नहीं है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। तो वो बहुत कुछ कर सकता है, इवन अगर उसका पूरा धड़ काम नहीं करता। Exactly. हॉपकिंस की बड़ी मिसाल हमारे सामने। तो आपने आगे क्या सोचा है, क्या अचीव करना है, क्या गोल सेट किया हुआ है आइंदा आने वाले सालों में? आइंदा हमारे पास जी 1 महीना है फेब का। हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि हम पाकिस्तान को वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इसी टूरिज़म के अंदर जो है कि इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड जो है ये पहला मोटर बाइक पे जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा
जो आज तक कभी कोई नहीं कर सका। अच्छा। और ये तकरीबन कोई 1.5 लाख किलोमीटर का सफ़र है। अच्छा। जिसमें मैं हूँ, मेरे साथ एक फातिमा राठौर है। अच्छा। शी इज़ आल्सो स्पेशल पर्सन। और हमारे साथ एक हमारे गाइडर होंगे, टूर गाइडर होंगे, जो हमें हेल्प आउट भी करेंगे। तो आपके ट्रिप के अंदर नॉर्मली क्या गाइडलाइंस हैं जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं? देखिए, हमें कुछ चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल कोई रास्ते में कोई मसला पेश आ जाता है, कोई बाइक का इशू बन जाता है। मेरा कहने का मतलब ये कि आपके जो मेंटोर हैं वो आप लोगों को किस चीज़ पे ज़्यादा ट्रेन करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज? इसमें जैसे मैंने ये चाइना बॉर्डर का किया, तो उसमें आइडिया नहीं था कि क्या हमें मसाइल दरपेश आ सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मुसीबतों में फंस गए थे। लेकिन फिर भी वो जैसे डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब है डिस्कवर पाकिस्तान के, और सैयद अली रज़ा नकवी साहब, वो प्रॉपर हमें फ़ोन पे जो है वो गाइडलाइन देते रहे कि आपको यहाँ पर ये मसला दरपेश आ सकता है, तो ऐसे आपने वहाँ से निकलना है, ख़ुद को कैसे संभालना है। तो वो इस तरीके का करके मैं अब आपको एक मशवरा ये भी ज़रूर दूंगा कि आप कोई अपना वीडियो लॉग, वी लॉग, यूट्यूब कुछ ऐसा ज़रूर करें जिस पे आप अब अपने एक्सपीरियंसेस अपने जैसे दीगर जो अपने साथी उनको पहुंचाएं, ताकि अगर आपके बाद एक सिलसिला चल जाए ना, रुके ना यहाँ पे। एनीथिंग एल्स इन द एंड मुस्तफ़ा यू लाइक टू से? हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, एक अच्छा बड़ा चेहरा है पाकिस्तान का। आप कुछ भी कहना चाहें? मोस्ट वेलकम। मैं सिर्फ आपके इस प्लेटफॉर्म से जो है वो एक गुजारिश करना चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि जैसे हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये डिसेबिलिटी के अगर पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर श्योर। तो इसमें हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है हमारी, उससे हम स्पेशली जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसमें फैसिलिटेट किया जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम मार्च में जो है इस सफ़र का आगाज़ करें और अपने इन गोल्डन मंथ्स के अंदर, ताकि हमें आगे मज़ीद सर्दी का भी सामना ना करना पड़े, और उससे पहले हम अपना ये रिकॉर्ड जो है वो कायम हम अपने प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करेंगे मुस्तफ़ा कि आपको फैसिलिटेट किया जाए, और जो आप वर्ल्ड बनाने का इरादा रखते हैं आप उसमें कामयाब हो। मुस्तफ़ा अली हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी बातें की, और इनकी बातों से एक यही नतीजा निकलता है कि अल्लाह ने अगर आपको किसी चीज़ में कमी दी है तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो आप अपनी ज़ात के अंदर तलाश कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। मुस्तफ़ा से हमने आपकी मुलाकात करवाई, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है जी, और जाते जाते हम आपको एक्सरसाइज लाजमी कराते हैं, और उसके लिए खुशी आ गई है जी। खुशी, थैंक यू उर्मिला। आज मैं व्यूअर्स को कोर की एक्सरसाइज, एब्स की एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जिसमें कोर फंक्शन ट्रेनिंग होगी, लाइक मोस्टली विल डू विद रेपिटेशन, नॉट रेपिटेशन बट विद टाइमिंग। हमने फ्लोर पे जाना है, लाई डाउन ऑन योर बैक, लेग स्ट्रेट रखने हैं, हैंड्स जो हैं हिप्स के अंडर रखने हैं, और लेग रेजेस। नीचे जाते हुए ब्रीद इन करना है, ऊपर जाते हुए ब्रीद आउट करना है, थोड़े से हिप रेस करने, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फॉर मॉडिफिकेशन फॉर पीपल जो नहीं कर सक रहे, इनके लिए ईजी नहीं है, फॉर बिगनर्स आप फ्लोर पे रख लें लेग्स एंड हाफ लिफ्ट करें, एंड फ्लोर पे, हेड ऑन द फ्लोर एज वेल, एंड रिलैक्स, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। Second exercise is alternate knee tucks, और जो बिगनर्स हैं वो फ्लोर पे रख के कर सकते हैं। Third exercise would be bicycles. Same modification, on the floor, legs on the floor, elbow to knee, breathe out as you tap your elbow towards your knee, breathe out. Third one is knee tucks. आपने बैठ के knee tucks करनी है, hips पे बैठना है, tuck your knee in and breathe out. Stretch your legs and breathe in. Okay, जो floor पे and then down. For beginners. Last one would be plank hold, जिसमें हम slightly shoulders को आगे लेके जाएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे, and back, forward and back. Slide your shoulders forward, tuck your stomach in, hips tight and breathe out. ये 5 exercises हैं guys, जो आपने 20 seconds on, 10 seconds off करने हैं. ये at least 5 minutes का round होगा, जो आपने 2 बार repeat करना है. 5 minutes, then 2 minute rest, 5 minutes, then 2 minute rest,
5 minutes and 2 minute sets. तो ये आपने 15 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है, आपकी एटलीस्ट 3 times a week आप हिट कर सकते हो, एंड यू फील योर कोर बर्निंग और थोड़ी लीन होती जाएगी. सो प्रैक्टिस दिस एट होम और आपको इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा एंड यू फील कि आपकी कोर स्ट्रॉन्ग हो रही है. थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया. सुबह सुबह एक्सरसाइज बताने के लिए आप घर पे ट्राई कर सकते हैं. घर पे ट्राई कर सकते हैं. अच्छा जी, प्रोग्राम इख्तिताम की जाने पे कल एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी आई एंड वंस अगेन पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की. और ये कैसे हो सकता है कि हम उसको आप तक पहुंचाएं ना. एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कल पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने उसको बेनकाब किया है. मोदी सरकार का ये नया ड्रामा है, एक पूरा स्क्रिप्ट है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने हासिल किया. भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर प्लान आपको बता रहे हैं कि होना क्या था. मकबूजा कश्मीर में एक मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया. पुलवामा अटैक आपको याद है ना, बिल्कुल उस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ सेक्टर में ये प्लान किया गया. जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने इस मंसूबे को, इसके जो 3 अहम किरदार हैं उसका भी पता चला लिया, यानी कि फुल फ्लेज प्लानिंग नाकाम हो गई. भारत की जो 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड है, इसका एजेंट बशीर और उसके 2 साथी आलम और असलम इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मरकजी किरदार हैं. ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसका पता लगाया और हम आपको बता रहे हैं. डीएसपी कृष्णा इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहा है और इस ऑपरेशन का मकसद मकबूजा कश्मीर में जो दरअंदाजी है उसका इल्जाम आयद करके दुनिया में प्रोपेगेंडा करना था. आई मीन टू प्लान समथिंग, फिर उस पर एक्ट करें एंड इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दे. और ये पुराना वतीरा है बाय द वे इंडियन एजेंसीज का. और मजे की बात ये कि इंडियन एजेंसीज बफजले ताला हर बार नाकाम होती हैं ऐसा करने में. और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत बेहतरीन अंदाज में इनको एक्सपोज करती हैं और जो भी ऑपरेशन इन्होंने तैयार किया था उसको बेनकाब किया और दुनिया के सामने इनकी इसलिए दिखाई कि जिस तरह से ये प्लान करके कश्मीर के अंदर स्पेसिफिकली इस तरह के मामलात को उठाते हैं और दुनिया भर में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको बेनकाब करना है. भाई समटाइम्स तो हमने एक आध बार, बल्कि कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं, हमने उनकी एजेंसीज को भी थोड़ा हेल्प किया कि आपके यहाँ ये हो सकता है, इसको ठीक कर लें. तो हमने ये भी हेल्प ही किया. वी ट्राई टू गिव देम अ वेक अप कॉल और वी आर ऑलवेज देयर जी. पाकिस्तान की आंखें कान खुले हैं और भारत को अब तक इदराक हो ही जाना चाहिए. दूसरी जानब एक और स्टोरी मोदी साहब के हवाले से भी है, जो कि वजीर आजम है भारत के. BBC की वजीर आजम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के मामले पर सूरत हाल इस वक्त कशीदा हो गई है. खबर रसा इदारा ये कहता है कि नई दिल्ली की जो जामिया मिलिया इस्लामिया है वहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में फिल्म की नुमाइश से पहले ही पुलिस ने मुतअद्दिद तालिब इल्मों को हिरासत में लिया. दूसरी जानिब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले जो यूनिवर्सिटी की बिजली और इंटरनेट था उसको बंद कर दिया गया. तालिब इल्मों पर नामालूम अफराद की जानिब से पथराव भी किया गया. कुछ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं. 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ये सीरीज है. इसमें 2002 के जो गुजरात फसादात है जिसमें मोदी डायरेक्ट मुलविस हैं, इसके मुतनाज़ किरदार मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के हवाले से जो उसको रिवोक किया गया, उसका जो खात्मा किया गया, और फिर जो शहरियत का मुतनाज़ कानून है इस पर भी रोशनी डाली गई. और BBC अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में बराह रास्त नरेंद्र मोदी को ये जिम्मेदार ठहरा रहा है गुजरात के अंदर जो वाक़यात हुए हैं. और यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि मोदी अक्सर डायरेक्टली पूछे गए सवालात के जवाब में वो शोज़ छोड़कर चले गए. न सिर्फ उन्होंने इन वाक़यात की हिमायत की थी बल्कि उन पर इन वाक़यात को हवा देने का भी इल्ज़ाम है, जिसमें कई मुसलमान और सिविलियन शहरी बहुत बड़ी तादाद में जिनको कत्ल कर दिया गया था, जला दिया गया था. चलिए जी, ये तो हमने आपको भारत का मकरू चेहरा दिखाया. आपको जाते जाते कुछ लाइटर स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं. और अमेरिका में जी पालतू कुत्तों को बस पर सैर करवाने का बिजनेस खासा मकबूल होने लगा है. अलास्का में एक शख्स ने मुनफरिद डॉग सर्विस शुरू की है जिसका मकसद ये है कि पालतू कुत्तों को तफरीह के मौके फराहम किए जाएं. सुबह सवेरे उनके मालिकों से लेकर बस में उनको सवार कराया जाता है जहां वो सीट बेल्ट लगाकर बैठते हैं. कुत्ते बस के सफर से लुत्फानंदोज होते हैं और एक मुकाम पर पहुंचते हैं जहां उन्हें घूमने फिरने छोड़ दिया जाता है और दिन भर वो उसके बाद ये एंजॉय करते हैं और फिर बस में सवार होकर वापस आते हैं. वहाँ क्या एंटरटेनमेंट है यार. बड़ा लाइव डॉग्स, क्या बात है भाई. और आप देख भी सकते हैं मनाजिर इंटरेस्टिंग है. स्टार्टअप बड़ा जबरदस्त है, आइडिया बड़ा अच्छा है. चलें जी, एंजॉय कीजिए अपने दिन. वेरी नाइस डे. वी होप कि आपका शो, आपको हमारा शो आज का अच्छा लगा होगा. लगा तो बताइएगा. कल इंशाल्लाह मिलेंगे विद समथिंग न्यू. अल्लाह हाफिज़.